रावण की असली लंका कहाँ है? समुद्री खोजों से खुला प्राचीन रहस्य। कल्पना कीजिए, एक महल जिसकी दीवारें सोने से जड़ी हो, सीढ़ियां भी स्वर्ण की बनी हो और चारों ओर बहता हो शांत गहरा नीला समुद्र। ऊपर से और नीचे जल की गहराई में छिपा है वह राजमहल जो कभी त्रिलोक विजेता रावण का सिंहासन था। रामायण में वर्णित लंका, क्या वह सच में आज की श्रीलंका है, या फिर ये कोई भ्रम है जो पीढ़ियों से हमारी आंखों के सामने रखा गया, जबकि असली लंका समुद्र की किसी गहराई में हमारी नजरों से दूर चुपचाप सो रही है? बाकी रामायण कहती है लंका त्रिकूट पर्वत पर बसी थी, एक ऐसा पर्वत जो समुद्र में स्थित था। उस लंका की दीवारें इतनी ऊंची थी कि सूर्य की किरणें भी झांक न सके। वहां तक पहुंचने के लिए वानर सेना ने समुद्र पर पत्थरों का पुल बनाया और आज भी वह राम सेतु मौजूद है। जल में चमकता हुआ राम सेतु, तो क्या श्रीलंका ही है वह लंका, या फिर कहीं और छिपा है वह गुप्त स्थान जहां रावण का राज्य फैला हुआ था, जहां से वह पुष्पक विमान उड़ाता था और जहां एक रहस्यमय शक्ति का वास था? आज हम एक ऐसा रहस्य खोलने जा रहे हैं जिसे हजारों वर्षों तक समुद्र की लहरें, एक ऐसा रहस्य जो इतिहास को पलट सकता है, जो रामायण को सिर्फ कथा नहीं बल्कि एक जीवित इतिहास सिद्ध कर सकता है। रावण की असली लंका कहाँ है? सब खोजों से खुला प्राचीन रहस्य। वाल्मीकि रामायण में वर्णित लंका, जब मानव और देवताओं के बीच संवाद होता था, जब पृथ्वी पर चलने वाले राजाओं के पास दिव्य अस्त्र शस्त्र होते थे, जब समुद्र के पार एक ऐसा द्वीप था जो धरती का सबसे समृद्ध नगर कहलाता था, लंका। वाल्मीकि रामायण में लंका का जो चित्र खींचा गया है वो कल्पना नहीं बल्कि एक सजीव, जीवंत और अद्भुत यथार्थ है, क्योंकि वह केवल रावण की राजधानी नहीं थी, वह एक ऐसे युग का प्रतीक थी जहां विज्ञान, कला, शक्ति और ऐश्वर्य का अद्भुत संगम था। वाल्मीकि लिखते हैं कि लंका तीन ओर से समुद्र से घिरी हुई थी, जिसे पार करने के लिए कोई पुल नहीं था, कोई नाव नहीं थी और ना ही कोई तट। वह एक तैरता हुआ स्वर्ण द्वीप जैसा था जिसकी दीवारें केवल सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि उसके वैभव की घोषणा थी। सोचिए, जब आप समुद्र के किनारे खड़े हो और दूर क्षितिज पर सूरज की किरणें किसी स्वर्ण महल पर पड़े तो आंखें चौंधिया जाएं। बस वैसी ही थी लंका। हनुमान जब पहली बार समुद्र पार करके लंका पहुंचते हैं तो वे कहते हैं, यह तो इंद्रलोक से भी अधिक सुंदर है। वे देखते हैं स्वर्णमयी दीवारें जिन पर मणियां जड़ी हुई थी, उनके नीचे विशालकाय फाटक और ऊपर की ओर आकाश को चूमते हुए स्तंभ। लंका की गलियां भी सामान्य नहीं थी, वे मोतियों और रत्नों से जड़ी हुई थी। रात्रि में वहां दीपों की कतारें जैसे आकाशगंगा धरती पर उतर आई हो, और जब पुष्पक विमान हवा में उड़ता तो उसकी छाया लंका के स्वर्ण भवनों पर पड़ती, जैसे चंद्रमा किसी मंदिर के शिखर को चूम रहा हो। वाल्मीकि के शब्दों में, लंका में रावण का राजमहल इतना विशाल था कि वह एक पूरा नगर जैसा था। उसमें हजारों कक्ष, अनेकों रानियां, सेविकाएं, गुप्त तहखाने, रहस्यमय प्रयोगशालाएं और दिव्य अस्त्रों की भंडारशालाएं थीं। उस समय के लिए यह कल्पना करना भी कठिन है कि कैसे समुद्र के बीच एक द्वीप पर ऐसा नगर खड़ा किया गया होगा जिसकी दीवारें रत्नों से सजाई गई थी। परंतु यही रामायण की शक्ति है, वह रहस्य नहीं बनाती, वह सत्य को रहस्य के वस्त्र में छुपाकर प्रस्तुत करती है। राम, लक्ष्मण और वानर सेना जब समुद्र किनारे पहुंचते हैं तो वे लंका को दूर से देखते हैं और स्वयं श्री राम कहते हैं, यह नगर केवल रावण की राजधानी नहीं, यह धर्म की जड़ है जिसे धर्म की शक्ति से गिराना होगा। और वही लंका जिसके ऊपर नजर डालना भी आम मनुष्यों के लिए संभव नहीं था, उसके द्वार तक हनुमान पहुंचते हैं। रावण की लंका के पहले दर्शन मानव जाति के साहस और संकल्प का प्रतीक बन जाते हैं। लेकिन आज जब हम श्रीलंका को देखते हैं तो वहां हमें ना तो सोने की दीवारें मिलती हैं, ना ऐसे स्तंभ, ना ही वो वैभव जो वाल्मीकि रामायण ने वर्णित किया। तो प्रश्न यही उठता है, क्या वह दिव्य लंका काल के गर्त में समा गई, या फिर वह आज भी समुद्र की किसी परत के नीचे खामोशी से हमारी प्रतीक्षा कर रही है? क्योंकि जब इतिहास मौन होता है तो समुद्र बोलता है। और अब हम उस गहराई में उतरने जा रहे हैं जहां हो सकता है छिपा हो संपूर्ण इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य, रावण की असली लंका। क्या श्रीलंका ही रावण की लंका है? हमारी स्मृतियों में रावण की लंका एक दिव्य नगरी है,
सोने से सजी दीवारें, रत्नों से जड़े भवन और समुद्र के बीचों बीच एक चमत्कारी साम्राज्य। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है त्रिकूट पर्वत पर बसी एक नगरी, इसके चारों ओर अथाह जलराशि फैली हुई थी और जिसके भवन आकाश को चूमते प्रतीत होते थे। इस नगरी का नाम था लंका। तो क्या ये लंका वही द्वीप है जो आज श्रीलंका के नाम से जाना जाता है? इस धरती पर जहां आज भी रावण की छाया उसकी है और रामायण को लेखा नहीं की इतिहास प्रतीत होती है। अशोक वाटिका सीधी श्रीलंका के मध्य भाग में स्थित नुवारा एलिया, हरे भरे पहाड़, ठंडी हवा और सघन वन, यहीं पर सीता। लोक मान्यता कहती है कि रावण ने सीता माता को यहीं पर अशोक वाटिका में रखा था। आज भी वहां एक मंदिर है सीता अम्मन को समर्पित। मंदिर के पास एक चट्टान है जिस पर सीता माता के पैरों के निशान माने जाते हैं। क्या यह स्थान केवल श्रद्धा का विषय है या वह भूमि जो सीता माता के दुख और संयम की साक्षी रही? रावण फॉल्स, गिरते जल की गूंज में छिपा रहस्य। कुछ दूर पर बहता है एक अद्भुत जलप्रपात। स्थानीय जन मानते हैं कि यहीं पर रावण ने अपने पुष्पक विमान को छिपाया था। इस जलप्रपात के भीतर एक विशाल गुफा है जहां तक जाने का मार्ग आज भी संरक्षित नहीं है। ध्वनि, जल और चट्टानों की गूंज में कुछ ऐसा है जो आपको समय के उस मोड़ पर ले जाता है जहां रावण और उसकी विद्या गूंजती थी। रावण गुफाएं, गुप्त मार्गों का रहस्य। इस क्षेत्र में स्थित है रावण गुफाएं। मान्यता है कि इन गुफाओं के भीतर रावण के महल से जुड़ी सुरंगें थी। कुछ लोग कहते हैं कि ये सुरंगें सीता जी के लिए बनाई गई थी, तो कुछ का मानना है कि ये मार्ग उसकी सैन्य गतिविधियों का केंद्र थे। विज्ञान इन सुरंगों की पूर्ण पुष्टि नहीं करता, परंतु जो ऊर्जा इन गुफाओं में है वह किसी साधारण स्थान की नहीं लगती। सिगिरिया किला, रावण का सिंहासन। अब बात करते हैं श्रीलंका के सबसे रहस्यमयी दुर्ग की, सिगिरिया। एक विशाल चट्टान पर बना हुआ किला जो 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करता था। यह किला एक सिंहासन की तरह ऊंचा है जहां से समस्त द्वीप को देखा जा सकता है। यहाँ की स्थापत्य शैली, जल संरचना प्रणाली और दीवारों पर बनी चित्रकथाएं आज भी विज्ञान को चुनौती देती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह रावण का केंद्रीय महल रहा होगा, एक ऐसी नगरी जो न केवल स्वर्ण में लिपटी थी बल्कि विज्ञान और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत थी। लोक मान्यताएं, श्रीलंका के हृदय में रावण। आज भी श्रीलंका के कई गांवों में रावण को दुष्ट नहीं बल्कि एक ज्ञानी, एक महाशिव भक्त और शक्तिशाली सम्राट के रूप में देखा जाता है। यहाँ के मंदिरों में, त्योहारों में और लोकगीतों में रावण एक पूजनीय नाम है। यहाँ की सरकार भी अब रामायण से जुड़े स्थलों को खोजने में रुचि दिखा रही है। रामायण ट्रेल नामक परियोजना में इन स्थलों को शोध और पर्यटन का केंद्र बनाया गया है। तो क्या श्रीलंका ही वह लंका है या फिर यह उस विशाल लंकेश्वर साम्राज्य का केवल एक टुकड़ा है? क्या रावण केवल एक राजा था या एक ऐसी सभ्यता का प्रतिनिधि जिसका विस्तार दक्षिण एशिया से भी परे था? इन प्रश्नों के उत्तर अभी बाकी है, क्योंकि जब हम दिशा और दूरी के संकेतों को समझते हैं तो रामायण हमें किसी और दिशा में ले जाती है, कहीं और जहां छिपा है एक और सत्य, एक और लंका, एक और रहस्य। समुद्र में डूबी हुई लंका नई खोजें क्या कहती है? कल्पना कीजिए, आप ऊपर से समुद्र की सतह को देख रहे हो, नीला शांत जल, लहरें धीरे धीरे हिलती हुई, परंतु उसी जल के नीचे छिपा हो एक पूरा नगर, दीवारें, द्वार, स्तंभ, गलियां और शायद कोई स्वर्ण सिंहासन। क्या यह सिर्फ कल्पना है या फिर इतिहास की सबसे अद्भुत सच्चाई? रामायण में वर्णित लंका यदि आज के श्रीलंका से मेल नहीं खाती, तो क्या यह संभव है कि असली लंका समुद्र के गर्भ में समा चुकी हो? इस प्रश्न ने केवल भक्तों को नहीं बल्कि वैज्ञानिकों, भूगर्भ शास्त्रियों और पुरातत्ववेत्ताओं को भी चौंका दिया है। और जब विज्ञान ने अपनी आंखें खोली तो जो सामने आया वह इतना विस्मयकारी था कि रामायण को पुराण कहने वालों की नींद भी हिल गई। सबसे पहले बात करते हैं राम सेतु की। तमिलनाडु के रामेश्वरम तट से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैली एक रहस्यमयी पत्थरों की श्रृंखला, जिसे लोग आदम ब्रिज भी कहते हैं, लेकिन हमारे लिए वह राम का सेतु है। नासा ने अपने सैटेलाइट टेरा से खींचे चित्रों में एक सीधी पत्थरों की रेखा दर्शाई जो समुद्र के ऊपर नहीं बल्कि कुछ फीट नीचे पानी की सतह के ठीक नीचे मौजूद है। ये कोई प्राकृतिक रचना नहीं लगती, क्योंकि पत्थर एक लाइन में समान दूरी पर सैकड़ों किलोमीटर तक फैले हैं।
फिर आगे आई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी की टीम। उन्होंने समुद्र की परतों को स्कैन किया, डाइवर्स को भेजा गया। नतीजे ने दुनिया को चौंका दिया। इन पत्थरों की संरचना, उनके नीचे की बालू और उनकी स्थिति यह दर्शाती है कि यह मानव निर्मित पुल है। हजारों साल पहले किसी ने इस समुद्र पर कदम रखा था और कुछ ऐसा बनाया था जो आज भी जिंदा है। परंतु सवाल यहां रुकता नहीं। राम सेतु तो उस पुल का प्रमाण है जिससे वानर सेना लंका तक पहुंची थी। लेकिन असली सवाल है, क्या वो लंका अब भी वहां है या समुद्र ने उसे अपने भीतर निगल लिया? इसके उत्तर की तलाश में हम चलते हैं पश्चिम की ओर, द्वारका की ओर। कभी भगवान श्री कृष्ण की नगरी, जिसके बारे में कहा गया था कि वह समुद्र में डूब गई थी। लोगों ने कहा यह तो मिथक है। लेकिन वाचह में जब समुद्र की तलहटी में प्राचीन द्वारका के अवशेष मिले तो सारा विश्व चौंक गया। पत्थरों की गलियां, दीवारें, स्तंभ, जलमार्ग सभी समुद्र के अंदर आज भी मौजूद है। तो जब द्वारका डूब सकती है तो क्या लंका भी एक ऐसी ही डूबी हुई सभ्यता नहीं हो सकती? राम सेतु के आखिरी छोर पर, जहां अब श्रीलंका का मन्नार द्वीप है, वहां समुद्र के नीचे कुछ असामान्य चट्टानें, धंसे हुए गोलाकार स्तंभ और घने पत्थरों के समूह पाए गए जो सामान्य भौगोलिक संरचनाओं से भिन्न है। वहां कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं, ना कोई प्राकृतिक भूस्खलन हुआ। फिर ये रचना किसने की? इतिहासकार और वैज्ञानिकों का एक बड़ा वर्ग अब यह मानता है कि जैसे द्वारका समुद्र में समा गई, वैसे ही लंका भी एक समय के बाद समुद्री जलस्तर में वृद्धि के कारण धीरे धीरे डूबती चली गई और आज वह वहां है, लेकिन दृष्टि से परे। आज जब वैज्ञानिक समुद्र तल की 3D मैपिंग करते हैं तो कई जगहों पर सीधी रेखाएं, वर्गाकार संरचनाएं और मानवकृत प्रतीत होने वाली आकृतियां मिलती है, जिन्हें सामान्य चट्टानों से अलग माना गया है। यह संयोग नहीं हो सकता। इतिहास बार बार संकेत दे रहा है कि रावण की लंका अभी समाप्त नहीं हुई, वह बस अब हमारी नजरों से छिप गई है। और जब रामायण, भूगोल और आधुनिक विज्ञान एक साथ एक ही दिशा में बोलते हैं तो यह केवल विश्वास नहीं रह जाता, यह बन जाता है एक ऐतिहासिक संकेत, एक आह्वान कि असली लंका की खोज अब ज्यादा दूर नहीं है। अब तक आपने राम सेतु और समुद्र में छिपी लंका की संभावनाओं को देखा, पर कहानी यहां समाप्त नहीं होती, बल्कि एक और बड़ा द्वार खुलता है जिसका रास्ता जाता है भारत से बहुत दूर, दक्षिण पूर्व एशिया की ओर, जहां इंडोनेशिया, मलेशिया, सुमात्रा और जावा जैसे द्वीप बसे हैं। क्या हो सकता है कि रावण की असली लंका इन द्वीपों में कहीं छुपी हो? वाल्मीकि रामायण हमें केवल कहानी नहीं सुनाती, वह दिशा, दूरी और स्थल की सटीक जानकारी भी देती है। वाल्मीकि ने लिखा, लंका त्रिकूट पर्वत पर स्थित थी, जो समुद्र के पार दक्षिण दिशा में था और जिसकी दूरी 7 योजन से अधिक थी। अब यदि हम 1 योजन लगभग 62 किलोमीटर माने तो यह दूरी करीब 22 से 60 किलोमीटर से अधिक होती है। पर ध्यान दें, यह केवल रामेश्वरम से मन्नार तक नहीं, बल्कि वानर सेना का पूरा समुद्र पार करने का मार्ग हजारों योजन तक विस्तृत बताया गया है। कई पौराणिक विद्वान, भूगोलवेत्ता और समुद्री इतिहासकार मानते हैं कि वाल्मीकि द्वारा दी गई दिशा, दक्षिण और मार्ग के विवरण श्रीलंका से कहीं अधिक मेल खाते हैं। दक्षिणी इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा और मलक्का जल संधि के कुछ विशिष्ट द्वीपों से। अब जरा सोचिए, जब वानर सेना समुद्र पर पुल बना रही थी तो यह पुल महज कुछ किलोमीटर लंबा नहीं था, बल्कि एक पूरी समुद्री श्रृंखला को पार करने वाला एक सैन्य मार्ग था। तो क्या वह केवल मन्नार तक गया या फिर उससे भी आगे? इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर पाए गए कुछ पुरातात्विक अवशेष, विशाल गुफाएं, रथ के आकार जैसी चट्टानें और ज्वालामुखी के पास बने प्राचीन खंडहर इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यहां किसी काल में एक उच्च विकसित सभ्यता रही थी। इसी प्रकार जावा द्वीप पर बालीनस शैली के मंदिरों में रामायण और रावण के चित्रण मिलते हैं, लेकिन ये रामायण वहां हजारों सालों से मौजूद है। तो यह कैसे संभव है कि रामायण केवल भारत की कथा हो और उसकी स्मृति जावा जैसे टापुओं में पीढ़ियों से जीवित रहे? अब एक और ध्यान देने योग्य तथ्य, वाल्मीकि लिखते हैं कि लंका केवल एक नगरी नहीं, बल्कि एक विशाल द्वीप राज्य थी, जहां रावण के अधीन अनेकों उपराज्य, किले और जलमार्ग थे। क्या यह वर्णन किसी छोटे द्वीप से मेल खाता है, या यह दर्शाता है कि लंका एक शक्तिशाली समुद्री साम्राज्य थी जिसका विस्तार वर्तमान इंडोनेशिया और मलेशिया तक फैला था?
जावा और सुमात्रा के बीच बहने वाली मलक्का जल संधि प्राचीन समय में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग हुआ करती थी, जहां से सोना, मसाले और रत्न भारत और अरब देशों तक जाते थे। क्या यह वही जल मार्ग था जहां रावण का साम्राज्य फैला हुआ था? विदेशी यात्री मार्को पोलो और चीनी समुद्री अन्वेषक जेंग हे ने भी अपने यात्रा वृतांतों में इन द्वीपों में स्थित एक विशाल राक्षसी नगरी का वर्णन किया है, जहां के निवासी सामान्य मनुष्यों से अधिक ऊंचे, बलिष्ठ और तपस्वी प्रकृति के थे, और जहां के राजा को दशानन कहा गया था। क्या यह केवल संयोग है या फिर एक भूला हुआ इतिहास फिर से उभरने को तैयार है? यदि हम सभी भूस्थानिक बिंदुओं को जोड़े, वाल्मीकि की दिशा, दूरी, समुद्री मार्ग और पुरातात्विक संकेत, तो स्पष्ट रूप से एक बात सामने आती है। लंका एक छोटा द्वीप नहीं था, वह एक विशाल द्वीप साम्राज्य था, जिसका केंद्र चाहे श्रीलंका रहा हो, परंतु उसकी सीमाएं इंडोनेशिया और मलेशिया के द्वीपों तक फैली थी। इसका अर्थ यह नहीं कि श्रीलंका का लंका से कोई संबंध नहीं, बल्कि यह कि श्रीलंका उस साम्राज्य का एक भाग था, पर पूरा लंका नहीं। असल लंका शायद आज भी इन उष्णकटिबंधीय जंगलों, समुद्र के नीचे दबे नगरों और सक्रिय ज्वालामुखियों के बीच कहीं खोई हुई खड़ी है, एक दिव्य प्रतीक्षा में। रावण का स्वर्ण महल, विज्ञान या चमत्कार? जब हम लंका का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला चित्र उभरता है रावण का स्वर्ण महल। एक ऐसा महल जिसकी दीवारें सोने की थी, जिसके स्तंभ मणियों से जड़े हुए थे और जिसकी छतों से दिव्य प्रकाश छरता था। क्या यह केवल पौराणिक कल्पना थी या फिर यह उस युग की ऐसी वास्तुकला थी जिसे आज भी विज्ञान नहीं समझ पाया? वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, हेम प्राकार संस्थाना सुवर्ण में तोरम, अर्थात लंका के प्रासाद स्वर्ण से बने हुए थे और उनके द्वार भी सोने के बने थे। पर सोचने वाली बात यह है, क्या पूरे नगर को सोने से बनाना संभव था या फिर यह केवल प्रतीक था ऐसे पदार्थों का जिनकी चमक, शक्ति और मूल्य सोने से कम नहीं थे? पुराणों में इस रहस्य का उत्तर छुपा है। लंका का निर्माता था माया दानव। जी हां, वह जो दानवों का शिल्पी कहलाता था। जैसे देवताओं के लिए विश्वकर्मा थे, वैसे ही असुरों के लिए माया। उसने केवल लंका नहीं बनाई, बल्कि ऐसे भवन बनाए जो अंतरिक्षीय ऊर्जा से संचालित होते थे। उनमें तापमान नियंत्रण, प्रकाश संयोजन और यंत्र मंत्र से चलने वाली दीवारें थीं। क्या यह प्राचीन यंत्र विद्या नहीं थी? रावण कोई सामान्य राजा नहीं था, वह दशानन था, 10 दिशाओं में ज्ञान रखने वाला। वह युगवेद का ज्ञाता था, शिव तांडव स्तोत्र का रचिता था और यंत्र, तंत्र और वास्तुशास्त्र का मर्मज्ञ था। लंका में उसके महल की रचना ऐसे की गई थी कि सूर्य की पहली किरण सीधे उस दिव्य सिंहासन पर पड़े जहां रावण बैठता था। महल की दीवारें न केवल ध्वनि को नियंत्रित करती थी, बल्कि ऊर्जा को संतुलित भी करती थी, जैसे किसी ऊर्जा ग्रह की रचना। आज विज्ञान इस बात को स्वीकारता है कि धातु, रत्न और खगोलीय दिशा का निर्माण पर गहरा असर होता है। वास्तुशास्त्र और यंत्र विद्या इन शक्तियों को नियंत्रित करने की विधा थी। रावण ने इन्हीं सिद्धांतों को अपने महल में अपनाया था। पुराणों के अनुसार माया ने लंका को त्रिकूट पर्वत पर बनाया, और यह पर्वत स्वयं एक ऊर्जा केंद्र था जहां खनिज, अग्नि तत्व और भौगोलिक शक्ति मिलती थी। इसलिए लंका केवल स्वर्ण से नहीं बनी थी, वह बनी थी ऊर्जा के शुद्ध संतुलन, वेदों के विज्ञान और तांत्रिक साधना के सम्मिलन से। इसलिए जब हनुमान पहली बार लंका पहुंचे तो वे केवल उसके वैभव से नहीं चौंके, वे चौंके उसके कंपन से, क्योंकि वह नगर जीवित था। वह कोई निर्जीव निर्माण नहीं, बल्कि एक ऊर्जामयी सत्ता थी जो अपने भीतर शक्ति और चेतना को संजोए हुए थी। आज भी वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि कोई भवन सही अनुपात, दिशा और धातु से बने तो वह आसपास के ऊर्जा क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। तो सोचिए, जब रावण का महल, माया की रचना, त्रिकूट की चोटी पर खड़ा था तो उसकी शक्ति क्या रही होगी? और यह शक्ति केवल भौतिक नहीं थी, यह आध्यात्मिक भी थी, क्योंकि लंका में रावण केवल राजा नहीं बल्कि एक तपस्वी था जिसने ब्रह्मा से वरदान पाया था और जिसे आत्मिक उन्नति का भी पूर्ण ज्ञान था। तो क्या यह सब केवल चमत्कार था या वह विज्ञान था जिसे हमने भूलकर चमत्कार का नाम दे दिया? आज यदि हम प्राचीन लंका के महल को समझना चाहे तो हमें धर्म और विज्ञान के बीच की उस रेखा को मिटाना होगा जहां हम सत्य को केवल आस्था या कल्पना समझते हैं।
क्योंकि रावण का स्वर्ण महल धातु से नहीं बल्कि जान से बना था। क्या है सच्चाई? तो अब प्रश्न यही है, क्या रावण की लंका सच में श्रीलंका है, या फिर वह समुद्र में कहीं डूबी हुई है, या शायद दक्षिण पूर्व एशिया के घने द्वीपों में अब भी उसके खंडहर छिपे हैं? इतिहास, भूगोल, पौराणिक साहित्य और आधुनिक विज्ञान, चारों दिशाओं से जब हमने खोज की तो सामने आती है 3 संभावनाएं, और तीनों में सच्चाई की एक झलक छिपी है। पहली संभावना, श्रीलंका, सांस्कृतिक और परंपरागत साक्ष्य। आज का श्रीलंका, विशेष रूप से नुवारा एलिया, त्रिकोणमाला और सीता एलिया जैसे स्थान, रामायण से जुड़े अनेक सांस्कृतिक संकेतों से भरे पड़े हैं। वहां रावण का मंदिर है, सीता माता की तपोभूमि है, और वायुयान गिरने के स्थल के रूप में रावण फल्स प्रसिद्ध है। यह भी सच है कि सदियों से यहाँ की परंपराओं में रावण को महान विद्वान, शिव भक्त और तपस्वी राजा के रूप में देखा गया है। तो क्या यह भूमि सच में रावण की राजधानी रही होगी? संभव है कि श्रीलंका उस लंका साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण भाग रहा हो, लेकिन एक संपूर्ण लंका, उसका आकार, उसका विस्तार और उसका वैभव शायद इससे कहीं अधिक विशाल था। दूसरी संभावना, समुद्र में डूबी हुई लंका, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रमाण। नासा के सैटेलाइट चित्र, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी की रिपोर्टें और समुद्र तल पर पाई गई रेखाएं और संरचनाएं, ये सब इस ओर संकेत करती हैं कि एक प्राचीन शहर, एक संगठित निर्माण और संभवतः एक डूबा हुआ द्वीप राज्य आज भी समुद्र के नीचे मौन पड़ा है। राम सेतु केवल एक पुल नहीं, वह एक रास्ता है जो हमें आज भी वहां ले जा सकता है जहां रावण का प्रासाद खड़ा था। क्या यह लंका आज भी समुद्र की परतों में छिपी हुई है? क्या यह वही स्वर्ण महल है जिसे जल ने निगल लिया पर याद ने नहीं? तीसरी संभावना, दक्षिण पूर्व एशिया, दिशा और दूरी के अनुसार। वाल्मीकि ने जो दिशा बताई, जो योजन की दूरी दी, जो समुद्री साम्राज्य का संकेत दिया, वह हमें लेकर जाता है इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा और मलेशिया की ओर। जावा के मंदिर, सुमात्रा की गुफाएं और मलक्का जल संधि की पुरातात्विक खोजें इस ओर इशारा करती हैं कि लंका एक नगर नहीं बल्कि एक समुद्री सभ्यता थी। एक ऐसा साम्राज्य जिसका केंद्र श्रीलंका हो सकता है, पर उसकी सीमाएं दक्षिण भारत से लेकर जावा तक फैली थी। एक ऐसा साम्राज्य जहां विज्ञान, शक्ति और अध्यात्म तीनों एक साथ जीवित थे। तो क्या है सच्चाई? श्रीलंका, समुद्र में डूबी हुई लंका, या फिर दक्षिण पूर्व एशिया का कोई छिपा द्वीप? उत्तर शायद हमारे पास नहीं है, लेकिन संकेत रामायण पहले ही दे चुकी है, और ये संकेत आज भी हमारी प्रतीक्षा में है। कभी राम सेतु की लहरों में, कभी सुमात्रा की गुफाओं में, तो कभी किसी भूले बिसरे मंत्र में छिपे हुए। हमें केवल अपने भीतर उतरकर विश्वास, विवेक और विज्ञान के साथ उन संकेतों को पहचानना है, क्योंकि सच्चाई चाहे जितनी भी गहराई में छिपी हो, एक दिन उजागर होकर ही रहती है। तो अब सवाल आपसे है, आपके अनुसार असली लंका कहां है? क्या वो श्रीलंका ही थी, या समुद्र में डूबी कोई अदृश्य नगरी, या फिर सुमात्रा और जावा जैसे रहस्यमयी द्वीपों में बसी एक खोई हुई सभ्यता? और एक और बड़ा सवाल, क्या रामायण केवल एक कथा है, या फिर एक ऐसा इतिहास जिसे आज भी विज्ञान पकड़ने की कोशिश कर रहा है? अपनी राय आप नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आपका हर विचार, हर मत हमारे लिए अनमोल है। हो सकता है आपकी सोच किसी नई खोज की शुरुआत बन जाए। अगर आपको यह यात्रा रोचक लगी हो तो इससे जुड़ी अगली कड़ी जरूर देखें। राम सेतु के नीचे छिपा प्राचीन विज्ञान, क्या था उस पुल का रहस्य? लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन किया गया है। यदि आप सनातन संस्कृति हिंदी चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। हम हर सप्ताह ऐसी ही प्राचीन, अद्भुत और रहस्यमयी कथाओं को आधुनिक विज्ञान, शास्त्रों और इतिहास के साथ जोड़कर प्रस्तुत करते हैं। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कड़ी आप मिस न करें। नीचे कमेंट करें, क्या आप रावण की लंका को खोजने के इस प्रयास में हमारे साथ हैं? इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों, परिवार और जान से प्रेम करने वालों के साथ शेयर करें, क्योंकि सनातन संस्कृति केवल धर्म नहीं, वह एक चेतना है जिसे जानना, अपनाना और आगे बढ़ाना हमारा धर्म है। धन्यवाद, आपका साथ ही हमारी शक्ति है। मिलते हैं अगली कड़ी में एक और सनातन रहस्य के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे सनातनम।